वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 31 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। बाहर से आई एक माँ ने कहा, मैंने अपनी लड़की की शादी एक अदीक्षित परिवार में की है। वहाँ वे लोग मछली खिलाने के लिए तंग करते हैं, इसलिए लड़की वहाँ जाना नहीं चाहती है। अब मैं क्या करूँ? श्री ठाकुर जी बोले, यदि उपयुक्त घर में लड़की की शादी की है तो क्यों नहीं भेजोगी? वे लोग अपनी समझ के अनुसार मछली खाने के लिए तंग करते हैं, किंतु यदि तुम्हारी लड़की उन लोगों की अच्छी तरह सेवा शुश्रूषा करे एवं आरजू मिन्नत कर उनकी अनुमति प्राप्त कर निरामिष खाए तो क्या कोई बाधा आएगी? प्रत्युत तुम्हारी लड़की यदि वैसा बने तो उसके प्रभाव में उसके ससुराल के सभी लोग सत्संगी बन जा सकते हैं। इतना तक यदि वह न कर सके तो तुम्हारी शिक्षा की बहादुरी कहाँ रही? जब वह तुम्हारी लड़की है तो ठीक समर्थ होगी। खुश होकर माँ ने श्री ठाकुर को प्रणाम किया। थोड़ी देर के बाद श्री ठाकुर स्नान करने चले गए। अपराह्न में श्री ठाकुर मातृ मंदिर की उत्तर दिशा में मौलसरी वृक्ष के नीचे एक बेंच पर आकर बैठे। उत्तर में एक बबूल का गाछ है, उसके निकट ही फिलांथ्रॉफी ऑफिस के लिए काठ का घर है। उसके पूरब की ओर किशोरीरा का घर है, पश्चिम की ओर डिस्पेंसरी, पोस्ट ऑफिस इत्यादि है। बीच में प्रांगण है। प्रांगण में कहीं कहीं ढेर के ढेर दूब हैं और कहीं कहीं बिल्कुल जगह साफ है। बबूल वृक्ष की डाल के बीच से अंतिम प्रहर की शेष रश्मियां इधर उधर छिटक रही हैं। जाड़े का दिन है। इतस्ततः विक्षिप्त रौद्र में अनेकों आकर बैठे हैं। अधिवेशन के उपलक्ष्य में बाहर से कुछ भक्त लोग पहुंचे हुए हैं। उनमें से अनेकों ही कुछ दिनों तक पूरी तरह से मौके से लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। ऋत्विक अधिवेशन के बाद बीच बीच में मौका निकाल कर वे श्री ठाकुर के निकट अधिक समय बिताते हैं। खुलना, यशोहर, बरिशाल, फरीदपुर, ढाका, मैमनसिंह, पावना, राजशाही, रंगपुर, मालदह, मुर्शिदाबाद, नदिया, 24 परगना, कलकत्ता, आसाम इत्यादि नाना जगहों से बहुत से लोग आए हैं। विभिन्न जगहों के बहुत से लोग एकत्र होकर बैठे हैं। सभी भाई भाई की तरह पिता के चरणों के निकट समवेत हुए हैं, इसीलिए बहुत खुश हैं। आग्रह आकुल संतानों को पाकर ठाकुर भी खूब उल्लसित हैं। सभी को अशेष आनंद की उद्दीपना से भरपूर कर रहे हैं। इस आनंद को संचय कर कुछ दिनों के बाद ही सभी अपने अपने घर लौटेंगे और अपने घर, संसार, परिवार, परिवेश को आनंदमय बनाएंगे। इस आनंद के हाट में शामिल हो पाना कितने भाग्य की बात है। प्रमथदा दे बोले, गाड़ी में जब आ रहा था तो एक पियक्कड़ हमारे डब्बे में आकर हो हल्ला मचाने लगा। श्री ठाकुर ने हंसते हुए कहा, साला पियक्कड़ की बात ही कुछ और होती है। तत्पश्चात श्री ठाकुर वैसी भंगिमा कर दिखाने लगे कि एक शराबी शराब पीकर किस भाव में बातें करता है और कैसा ढंग अपनाता है इत्यादि। श्री ठाकुर बोलते हैं और हंसते हैं। हंसते हंसते उनकी आंखों से अश्रु निकल पड़ते हैं। श्री ठाकुर के साथ सभी लोग ठहाका मारकर हंस रहे हैं। श्री ठाकुर हठात गंभीर हो उठे। संवेदना के स्वर में कहने लगे, बहुत से लोग जीवन के ज्वाला यंत्रणा को भुलाने के लिए शराब पीते हैं, किंतु शराब पीने के बाद जिस प्रकार सामयिक उत्तेजना आती है, उसी प्रकार उसके बाद ही घोरतर अवसाद भी आता है। उस अवसाद को मिटाने के लिए पुनः वे शराब पीते हैं। इस प्रकार वे शरीर मन को जीर्ण शीर्ण कर डालते हैं। उस चक्र से निकल नहीं पाते हैं। मन ही मन सुर संकल्प तो करते हैं, फिर भी जब झोंक धर दबाता है तब अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। किंतु झोंक जब आए उस क्षण ही उस संवेग को लेकर दूसरे किसी काम में अपने आप को लगा दें तो कुछ दिनों तक इस प्रकार करते हुए वह आयत में आ सकता है। पहले पहले मैंने इस भाव को रसगुल्ला खाने के मामले में समझा। रसगुल्ला के प्रति मुझे खूब लोभ था। बहुधा उधार लेकर रसगुल्ला खाता था। दुकान वाले का एक बार काफ़ी रुपए मेरे यहाँ बाकी रह गए। दुकानदार ने स्पष्ट कह दिया, अच्छे ढंग से कहने पर भी आप रुपए यदि नहीं देते हैं तो जैसे भी हो मैं आपसे रुपए वसूल कर लूँगा। भद्र घर के लड़के हैं, आपको लज्जा नहीं आती? उधार लेकर रसगुल्ला खाते हैं, पैसे देने का नाम नहीं। तभी मन में इतनी ग्लानि हुई कि मैंने किसी प्रकार उसके रुपए चुका दिए और मन ही मन यह प्रतिज्ञा की
कि अब इस तरह रसगुल्ले नहीं खाऊंगा, किंतु प्रतिज्ञा करने से क्या होता है। रसगुल्ला खाने के लोभ ने मुझे पुनः धर दबाया। भीतर भीतर पुनः सोचा, जो हो आज खा लूं, एक दिन खाने से क्या होगा। यह सोचकर मेरे कदम रसगुल्ले की दुकान की ओर बढ़ने लगे। तभी मेरे मन में यह भाव पैदा होने लगा कि लोभ तो मुझे खींचे लिए जा रहा है, लोभ से तो मैं हार खा रहा हूं। यह मन ही मन कहकर रुक गए। खड़े खड़े मन में यह भाव पैदा होने लगा जैसे मुझे खूब जोर से कोई रसगुल्ले की दुकान की तरफ खींचे लिए चल रहा है। उसी क्षण मैं जमीन पर लेट गया। सोचा तो सही, पर मन में यह भाव पैदा होने लगा कि मैं अब अपने को संभाल नहीं पाऊंगा, वह मुझे खींच कर ले जाएगा ही। तो झट उस क्षण मैं अरहर के खेत में ढुक गया और दोनों हाथ से अरहर के पेड़ों को जड़ से कसकर पकड़ा। उस समय भीतर में बड़ा जोर से संघर्ष चल रहा था। एक बार मन कहता, जाओ न, रसगुल्ला खाने से क्या होगा, वह तो ऐसी कोई अखाद्य चीज नहीं है, अधिक बाकी नहीं खाने से तो काम चल जाएगा। यदि समय पर चुका दो या उधार न लो तो हर्ज क्या है। उसके बाद ही मन कहता, नहीं, लोभ को प्रश्रय देने पर और भी धर दबाएगा, नहीं जाना है। इस प्रकार के संघर्ष में 1 घंटा बीत गया। उसके बाद देखा कि रसगुल्ला खाने का झोंक बहुत कुछ कम हो गया है। धीरे धीरे घर लौट आया। दूसरे दिन ठीक वही समय माँ के निकट मार खाने में बीत गया। तीसरा दिन जो ही उधर जाने की इच्छा हुई तो वहीं जानबूझकर हेम चौधरी से झगड़ा मोल लिया। वह झगड़ा करना नहीं चाहता था, मुझे तो वह समय काटना था। तत्पश्चात यह सोचा, अरहर के खेत में सोने की क्या जरूरत है, खामखा झगड़ा मोल लेने की ही क्या जरूरत है। बात तो यह है कि झोंक जब बढ़ बैठे तो दूसरे किसी काम में उस समय को बिता देना है। इसलिए रोज बुद्धि करके दूसरे कार्य में व्यस्त होकर समय काटने लगा। धीरे धीरे रसगुल्ला का लोभ मेरे काबू में आ गया। फिर भी मैंने 3 वर्षों तक रसगुल्ला नहीं खाया। जिस किसी प्रकार की प्रवृत्ति को भी इसी तरह वश में लाया जा सकता है। प्रवृत्ति का ख्याल जो ही धर दबाए तो ही किसी प्रीतिकर सत्कार्य में आत्मनियोग कर शरीर मन को उससे दूर रखना चाहिए। तभी धीरे धीरे वह उस समय के लिए विदा लेगा। जब जब वह आवेग चढ़ बैठे तब तब वैसा ही करना चाहिए। बारंबार वैसा करने से प्रवृत्ति का बंधन ढीला पड़ जाता है। यह एक छोटी सी बात है। यदि इस बात को तुम लोग कार्य में लगाओ और दूसरे को इसका कौशल सिखा दो तो देखोगे कि प्रवृत्ति पर विजय पाना कितना आसान है। मैंने अनेकों से यह बात कही है। बहुत से शराबी चरित्रहीन व्यक्ति इस तरीके को प्रयोग में लाकर भले व्यक्ति बन गए हैं, पर इच्छा और अनुशीलन दोनों एक साथ रहनी चाहिए। तत्पश्चात केष्टोदा भट्टाचार्य और खेपुदा चक्रवर्ती ने एक साथ आकर श्री ठाकुर के निकट एकांत में बहुत देर तक बातें की। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 32 से 36 तक। जय गुरु।